मैं डॉक्टर श्वेता साहब, प्राध्यापिका हिंदी विभाग, मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर्स 6 में प्रयोगवाद की अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व में हम अज्ञेय के जीवन का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ये पंडित जी के नाम से भी विख्यात हैं। इनका जन्म 1889 में होशंगाबाद जिले में हुआ। ये 16 वर्ष की अवस्था में ही स्कूल के अध्यापक बन गए थे। उन्होंने 1910 में अध्यापन कार्य छोड़ने के बाद माखनलाल राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादक का काम देखने लगे। उन्होंने प्रभा और कर्मवीर नाम की राष्ट्रीय पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। 1943 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता भी की। इन्हें कई अवार्ड और सम्मान से सम्मानित किया गया। 1955 में ये साहित्य अकादमी का अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण इनको 1959 में सागर यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कालजयी रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, समर्पण, हिम कीर्तनी, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले और पुष्प की अभिलाषा, जिनमें वेणु लोक गूंजे धरा, हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, साहित्य देवता इनके सुप्रसिद्ध लेख हैं। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं इनकी कविता कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा उदय उथला था कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन कभी अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने नूतन भावों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ हुए हैं और नए उपमानों की खोज की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है। वह अपनी प्रिया के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने में उपमानों की खोज कर रहे हैं। उदात्त उपमान उसके प्रेम की व्यापकता और गहराई को व्यक्त कर पाने में असमर्थ हैं। इसके लिए उसने 3 उपमानों का चयन किया, किंतु वे उसे अनुप्रयुक्त प्रतीत हुए। प्रथम, लालिमा भरी सांझ में निकलने वाली अकेली तारिका। दूसरा, भोर की ओस स्नात कुमुदनी, और तीसरी, चंपे की ताजी कली। इन उपमानों में उदात्तता तो है, किंतु बहुत अधिक प्रयोग में आने के कारण इनकी व्यंजकता समाप्त हो गई है। इसलिए यदि वह इन उपमानों का प्रयोग नहीं करता तो समझना चाहिए कि उसके हृदय का प्रेम उथला, सूना अथवा मैला हो गया है, बल्कि यह कि इन उपमानों की अर्थवत्ता समाप्त हो गई है। कवि जिन शब्दों से किसी भाव, धर्म अथवा गुण बताने की विशेषता क्षमता होती है, उनका प्रयोग उस भाव के प्रतीक में होने लगता है। कालांतर में अधिक प्रयोग के कारण उनके अर्थ बोध की यह क्षमता समाप्त हो जाती है, उनका प्रतीकत्व समाप्त हो जाता है। कमल, चांद इत्यादि ऐसे ही शब्द हैं जिनमें अब पहले जैसी अर्थबोध की क्षमता नहीं रही। उनके प्रतीकों के देवता अब उनमें से चले गए हैं और अब वे सामान्य शब्द बन गए हैं।
इन उपमानों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। ये प्रयोग में आते आते उपमान जब मैले हो गए हैं। कवि ने उदाहरण दिया है कि बर्तन को अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बांध से। किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद के सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। इन पंक्तियों में अज्ञेय ने नायिका के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हरी चिकनी घास और हवा में डोलती बाजरे की कलगी के प्रतीकत्व की सार्थकता प्रतिपादित की है। नागरिक जीवन की व्यस्तता में आज के मनुष्य का सौंदर्य बोध की तृप्ति के लिए प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र में विचरण करने का अवकाश नहीं। वह इसकी तृप्ति घर के फूलों की क्यारियों में सजे सवरे जूही के फूल से कर देता है, किंतु इससे कहीं प्रकृति के सौंदर्य में विराटता, ऐश्वर्य और उदारता का बोध नहीं होता। इसीलिए कभी सृष्टि के अनंत विस्तार में फैली हुई घास और अथवा शरद की सांझ के आकाश की पृष्ठभूमि में डोलती अकेली कलगी की बाजरे की कलगी को देखता है और इसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। वह जब सृष्टि के अनंत विस्तार में बिछी हुई घास को देखता है, तब उसे बोध होता है कि प्रकृति के सौंदर्य का क्षेत्र विस्तृत है तथा इसके विस्तार में उसने कितनी उदारता बरती है। शरद की सांझ में हवा में डोलती बाजरे की कलगी से उसे इस सौंदर्य के ऐश्वर्य का बोध होता है और सचमुच इन्हें जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृत का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। हरी चिकनी घास और शरद की सांझ में हवा में डोलती बाजरे की कलगी प्रकृति के सौंदर्य की विराटता, ऐश्वर्य और उदारता के प्रतीक हैं। इन्हें जब भी वह देखता है, तब उसे लगता है कि सृष्टि की विराट शून्यता का एक स्थान पर सिमट कर चली आई है और वह उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। उस समय उनकी अभिव्यक्ति मुख हो जाती है। समर्पण भाव इतना सघन होता है कि शब्दों में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। कवि कहते हैं कि वह मानता है कि शाब्दिक अभिव्यक्ति चमत्कारपूर्ण होती है, किंतु इस प्रकार का समर्पण भाव कम महत्वपूर्ण नहीं है।